समसामयिक घटना चक्र 2023 से 2024 करंट अफेयर क्विज। पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है और वीडियो में लगभग 12 चैप्टर हैं इसके। तो 3 से लेकर 17 पेज नंबर तक का राष्ट्रीय परिदृश्य का ये पहला चैप्टर हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के सारे एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे सारे चैप्टर। तो चलिए आज का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित प्रश्न। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। दूसरा कथन कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। अब पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो केवल पहला कथन सही है। 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन 3 से 5 नवंबर 2023 भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत को दुनिया की खाद्य कटोरी के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापारिक मंच प्रदान करता है। इस आयोजन का भागीदार देश नीदरलैंड, फोकस देश जापान, मुख्य विषय समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, शुभांकर मिल एंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित की। उन्होंने इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया, जिसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जारी एडल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर है डी, शिव नाडर को। एडल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 नवंबर 2023 में जारी की गई। किसके द्वारा? एडल गिव फाउंडेशन एवं हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस सूची में देश के 119 दानदाता व्यक्तियों को शामिल किया गया। इस सूची में HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नाडर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। वित्त वर्ष 2022-23 में उन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान दिए। विप्रो के अजीम प्रेमजी 1774 करोड़ रुपए दान देकर दूसरे स्थान पर रहे। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी एवं परिवार 376 करोड़ रुपए दान देकर तीसरे स्थान पर रहे और जेरोधा के सह संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत 110 करोड़ रुपए दान देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित किया गया। राइट आंसर है ए, नई दिल्ली में। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 2023 आयोजित किया गया। कब? 13 से 14 अक्टूबर 2023 को। कहाँ में? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि, नई दिल्ली में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें G20 देशों के अलावा 10 अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन से पहले 20 अक्टूबर 2023 को लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। मिशन लाइफ का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा केवड़िया गुजरात में किया गया था।
अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है? राइट आंसर है बी, धारा 3 फर्स्ट। जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी विधि विरुद्ध संगठन घोषित हुआ है 5 अक्टूबर 2023 को। घोषित करता है गृह मंत्रालय, भारत सरकार। घोषित किया गया है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम UAPA 1967 की धारा 3 फर्स्ट के अंतर्गत। यह संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है वर्ष 1998 से। कृत्य भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा। इस संगठन के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत UAP 1967, IPC 1860, आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणबीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह लगभग 31 एकड़ में विस्तारित होगा। यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा। रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान, जिसका भूमि पूजन 5 अक्टूबर 2023 को किया गया। कहाँ? जबलपुर, मध्य प्रदेश में भूमि पूजन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। निर्माण लागत राशि है इसकी लगभग 100 करोड़ रुपए। विस्तारित होगा लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में। इसमें स्थापित की जाने वाली रानी दुर्गावती की प्रतिमा की ऊंचाई होगी 52 फीट। यह प्रतिमा होगी कांस्य निर्मित। इस परिसर में प्रतिमा के अलावा होगा एक संग्रहालय। यह संग्रहालय प्रदर्शित करेगा रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र का इतिहास। प्रधानमंत्री रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थीं। प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट जारी किया है वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश में लगभग कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है? बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 19,260 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। शिलान्यास और लोकार्पण 2 अक्टूबर 2023 को किया गया। शिलान्यास और लोकार्पण की गई परियोजनाओं की लागत राशि लगभग 19,260 करोड़ रुपए है। लोकार्पण किया गया दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे PMAY ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश और PMAY शहरी के तहत निर्मित घरों का शिलान्यास किया गया। जल जीवन मिशन परियोजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का। अन्य IIT इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण और परिषद में छात्रावास और भवनों तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखना शामिल है। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन सी, लखनऊ और वाराणसी में। हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। कब? 2 अक्टूबर 2023 को। कहाँ? लखनऊ और वाराणसी में। अभियान के तहत लगाया जाएगा रूफटॉप संयंत्र। उद्देश्य है इसका यूपी नीडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र आवासीय व्यावसायिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। और दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो उसका बी ऑप्शन सही है, केवल 2 दूसरा कथन सही है।
जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कब 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया, कहाँ, मुंबई, महाराष्ट्र में, किसके द्वारा? केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवहन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया गया। इस मूल योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टिकारा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। इस पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का अनुमान है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इसराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्या है? इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। यह कब शुरू किया गया? 11 अक्टूबर 2023 को। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। ऑपरेशन कावेरी का संबंध है अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान है। ऑपरेशन गंगा का संबंध है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। दूसरा कथन है, इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ए एवं दोनों सही हैं। इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया और इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना दिवस 2023 8 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। यह दिवस 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की 5 ऑपरेशन कमानें हैं। पहली है पश्चिम वायु कमान नई दिल्ली, दूसरी है मध्य वायु कमान प्रयागराज और तीसरी है पूर्व वायु कमान शिलांग। चौथी है दक्षिण पश्चिम वायु कमान जोधपुर और पांचवी है दक्षिण वायु कमान तिरुवनंतपुरम। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान बमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो कि सही नहीं है। जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुड़ीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, ये सही नहीं है। बाकी के सही ऑप्शन है। पहला, प्रधानमंत्री ने लगभग 5000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। दूसरा ऑप्शन है, जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई और चौथा ऑप्शन है, मारवाड़ जंक्शन को खम्बली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। कब? 5 अक्टूबर 2023 को। शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित परियोजनाओं की लागत राशि लगभग 5000 करोड़ रुपए थी। परियोजनाओं से संबंधित है सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्र से। परियोजनाएं संबंधित हैं सड़क, रेल, विमान, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्र से। आधारशिला रखी गई परियोजनाएं हैं जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल
केयर हॉस्पिटल ब्लॉक PMEBHIM के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का विकास कार्य। कई सड़क परियोजनाएं। राष्ट्र को समर्पित किया गया IIT जोधपुर परिसर और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य। 145 किलोमीटर लंबी डेगाना राय का बाग रेल लाइन, 58 किमी लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य। हरी झंडी दिखाई गई जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुचिरा एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS के सहयोग से यह रिपोर्ट जारी की। दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। अब कहा गया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका विकल्प सी सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की कब? 27 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से। प्रमुख बातें हैं इसकी, यह रिपोर्ट भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। यह भारत में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे वर्ष 2017-18, भारत सरकार की जनगणना, भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमान 2011 से 2036 तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों में विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 से उपलब्ध नवीनतम डेटा पर आधारित है। विश्व स्तर पर वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं। यह विश्व की कुल 7.9 बिलियन जनसंख्या का 13.9% है। अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक बढ़कर 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 22% होगी। भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन व्यक्ति हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग 10.5% है। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक 347 मिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का 20.8% होगी। अगला प्रश्न है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। दूसरा कथन कहता है, इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित किया गया कब? 25 से 26 सितंबर 2023 को। कहाँ? वायुसेना स्टेशन हिडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से। उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस कार्यक्रम में देश भर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए। इस दौरान स्पेन की एयरबस कंपनी द्वारा निर्मित पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 54। अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण। इस चरण की शुरुआत 25 सितंबर 2023 को की गई। शुरू किया गया केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के द्वारा।
यह चरण संचालित होगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में फैले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में। संचालित किया जाएगा अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से। दूसरे चरण के पाठ्यक्रम में शामिल है एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। अगला प्रश्न है 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, पटना दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। राइट आंसर है सी। नौ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की एक साथ शुरुआत की गई। इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कब? 24 सितंबर 2023 को। नौ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें पहली है उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, दूसरी है तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, तीसरी है हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, चौथी है विजयवाड़ा चेन्नई रेनिंगुंटा के रास्ते वंदे भारत एक्सप्रेस, पाँचवीं है पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, छठी है कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, सातवीं है राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, आठवीं है रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, नवीं है जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 9 ट्रेनें कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी 11 राज्यों राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रैवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। दूसरा कथन है यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की और लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तीसरा कथन है इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO और UNEP के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। अब उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, उपर्युक्त में सभी सही हैं। ट्रैवल फॉर लाइफ वैश्विक शुभारंभ 27 सितंबर 2023 को। शुभांकरकर्ता थे इसके केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। शुरू किया गया विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर। शुभारंभ स्थल है भारत मंडपम नई दिल्ली। क्या है? मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम। यह शुरू हुआ है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साझेदारी में। इसका उद्देश्य है पर्यटन मूल्य श्रृंखला में हितधारकों द्वारा संसाधनों का सावधानीपूर्वक और सोच समझ के साथ उपयोग करना। अगला प्रश्न है 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सही है। यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ये भी सही है। प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया है। ये भी सही है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है उत्तर प्रदेश में। निर्माण लागत राशि है लगभग 1115 करोड़ रुपए। लोकार्पण किया गया 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में। लोकार्पणकर्ता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह शुरू किया गया है विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और बच्चों के समग्र विकास में मदद करना। इन विद्यालयों में प्रत्येक 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका लोकार्पण भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। दूसरा कथन कहता है इसका मुख्य विषय या थीम है अमृतकाल में पुलिसिंग। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, केवल दूसरा। इसका मुख्य विषय अमृतकाल में पुलिसिंग
और उपयुक्त कथनों में इसका मुख्य विषय है अमृतकाल में पुलिसिंग। 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 आयोजित किया गया 7 से 8 अक्टूबर 2023 को कहाँ? देहरादून उत्तराखंड में। किसके द्वारा? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इसका मुख्य विषय है अमृतकाल में पुलिसिंग। प्रश्न है, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। यह कवरेज हासिल करने के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ये सही नहीं है। 95,767 ODF प्लस गाँवों में से 4,306 गाँव ODF प्लस आदर्श गाँव हैं, ये सही नहीं है। बाकी सही ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत हासिल कर लिया है, ये सही है। बी ऑप्शन कहता है राज्य के सभी 95,767 गाँवों ने दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन कहता है 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीने की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गाँवों ने ODF प्लस गाँव का दर्जा हासिल किया है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया गया कब? सितंबर 2023 में। किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत। यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। राज्य के सभी 95,767 गाँवों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ODF प्लस महत्वाकांक्षी गाँव 81,744 हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ODF प्लस उभरते गांव हैं 10,217 और ODF प्लस आदर्श गांव 3,806। अब तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है 15,649 गाँव में। तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है 95,048 गाँव में। राज्य में 1 जनवरी 2023 तक घोषित ODF प्लस गाँव 15,088 हैं। इसके बाद 9 महीने की अल्प अवधि में ODF प्लस का दर्जा हासिल गांव हैं 80,000 से अधिक। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? राइट ऑप्शन है सी, 6,350 करोड़ रुपए। राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजनाएं हैं। राष्ट्र को समर्पित किया गया 14 सितंबर 2023 को। कहाँ? रायगढ़ में। रेलवे परियोजनाओं की लागत राशि है लगभग 6,350 करोड़ रुपए। उन्होंने आधारशिला रखी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की। क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव, गरियाबंद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में 210 करोड़ रुपए की लागत राशि से। इस अवसर पर वितरित किए गए 1 लाख सिकिल सेल परामर्श कार्ड। अगला प्रश्न है, संविधान 118वां संशोधन विधेयक 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी 33%। संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पारित किया गया। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में मत पड़े। पक्ष में क्रमशः 454 और विपक्ष में 2 मत पड़े। राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 21 सितंबर 2023 को। राज्यसभा में पक्ष में पड़े मत 214 और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। विधेयक का अन्य नाम है महिला आरक्षण विधेयक 2023। विधेयक का सरकार द्वारा रखा गया नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। प्रावधान है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल 1/3 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
ये लागू होगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर। सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन बी, मुंबई में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित हुआ है 5 से 7 सितंबर 2023 को। कहाँ? जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई, और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल, एफसीसी द्वारा संयुक्त रूप से। इसका मुख्य विषय है ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रेसिलियंस सस्टेनेबल। इस अवसर पर ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, जिसमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। पहला पुरस्कार है लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, अबू धाबी यूएई स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंधक निदेशक अदीब अहमद। दूसरा है फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर, भावेश गुप्ता, अध्यक्ष एवं COO 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप, टॉम ग्रीनवुड, वोल्ट के संस्थापक एवं CEO। फिनटेक CTO ऑफ द ईयर कैलाश नथ। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगला प्रश्न है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा कथन है इस सम्मेलन का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था। तीसरा कथन है इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजन कब? 9 से 10 सितंबर 2023 को तेईस के मध्य किया गया। कहाँ? नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। किसकी अध्यक्षता में? भारत की अध्यक्षता में। मुख्य विषय है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज़्यादा बैठकें आयोजित की गईं। इसमें G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के आमंत्रित देशों में बांग्लादेश, कोरोमास, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा संयुक्त अरब अमीरात थे। G20 सदस्य देशों में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कोल्ज, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किस्दा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, मैक्सिको की वित्त मंत्री रॉकवेल गुइन रोस्ट्रो सॉन्चेज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक सियोल, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, तुर्की के राष्ट्रपति से रेसेप तैयब एर्दोगन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन तथा यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने इसमें भाग लिया। अगला प्रश्न है आमंत्रित सदस्य देशों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, कोरोमास के राष्ट्रपति अलजारी आसोमानी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला
ओमान के उप प्रधानमंत्री असद बिन तारिक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग, स्पेन के उप मुख्यमंत्री नाडिया काल्विनो तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा इस सम्मेलन में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बांगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आदि ने भी भाग लिया। 10 सितंबर 2023 को G20 ने सभी राष्ट्र प्रमुखों एवं वैश्विक संगठन के प्रमुखों ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सम्मेलन की मुख्य बातें: 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता मिली। नई दिल्ली घोषित पत्र पर सहमति बनी। भारत के मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई। इस गलियारे यानी कि कॉरिडोर के निर्माण में भारत, यूएस, यूएई, सऊदी अरब, यूरोप संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए नए कार्य समूह पर सहमति होगी। क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर सदस्य देशों में सहमति। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की घोषणा की गई। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज एनालिसो लूला द सिल्वा को सौंपी। अगला प्रश्न है 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन सी, सऊदी अरब। शांति निकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल 17 सितंबर 2023 को। इस सूची में शामिल करने का निर्णय 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान किया गया। इस सूची में शामिल करने का निर्णय 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संस्थान इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स द्वारा विशेष तथ्य: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया और भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल बन गया है। शांति निकेतन के बारे में वर्ष 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। वर्ष 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महात्वाकांक्षी संस्थान घोषित किया गया। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति गठित की गई। कब? 1 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। विशेष तथ्य: वर्ष 1967 तक देश में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथेर पंचाली महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं।
G20 फिल्म महोत्सव 2023 आयोजित किया गया कब? 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 को। कहाँ? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय। उद्देश्य है सिनेमा क्षेत्र में G20 और आमंत्रित देशों के बीच सशक्त भागीदारी को प्रदर्शित करना। प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पाथेर पंचाली इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही। अगला प्रश्न है 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की। इस अधिनियम को किस तिथि से लागू किया जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 9 मई 2023 से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 7 अगस्त 2023 को और 3 अगस्त 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति हुई। संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 1991 में संशोधन का प्रावधान। यह विधेयक नियम बनाने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मामलों के संबंध में प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का प्रावधान। प्राधिकरण में शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रथम गृह सचिव। प्राधिकरण का कार्य है अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों तथा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के मामले में संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिशें देना। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? तो राइट आंसर है ए महेश चंद्र पंत। पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु पैनल गठित किया गया अगस्त 2023 में किसके द्वारा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्राधिकरण परिषद NCERT के द्वारा। किसकी अध्यक्षता में? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर महेश पंत के द्वारा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी जो कि सही नहीं है। सही ऑप्शन देखते हैं। 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के रूप को अनुमोदित किया गया। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किया जाने का प्रावधान है। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पहला अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 विधेयक का प्रारूप अनुमोदित उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 1 अगस्त 2023 को। प्रावधान है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान। आयोग का गठन उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन की कार्यवाही नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने हेतु यह आयोग होगा एक निगमित निकाय। आयोग का मुख्यालय होगा प्रयागराज में। आयोग में होंगे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 उपाध्यक्ष, 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो। अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं केवल 2 बार। आयोग के भव्य भार का वहन सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से और आयोग की सभी प्राप्तियों से। आयोग के प्रभावी हो जाने पर विघटित होंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। विधेयक के प्रख्यापित हो जाने पर निरस्त उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
विधेयक 2019। प्रश्न है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है। बाकी के सही ऑप्शन हैं, इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ऑप्शन बी है, यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। ऑप्शन सी है, इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 राष्ट्रपति की सहमति 11 अगस्त 2023 को संशोधन करता है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 में प्रस्तावित जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव। प्रावधान है रजिस्ट्रार जनरल महापंजीयन की नियुक्ति का प्रावधान। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से प्राप्त करने का प्रावधान। जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या अभिभावक का आधार नंबर आवश्यक है। रजिस्ट्रार जनरल बनाएगा पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस। अगला प्रश्न है 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महरा, मेहरा, मेहर और महरा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर है सी, छत्तीसगढ़। संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 किस लिए जारी किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति सूची में संशोधन हेतु। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति सूची में संशोधन हेतु प्रावधान है छत्तीसगढ़ में महर, माहरा, मेहरा, मेहर और महरा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान। इस विधेयक से इन समुदायों के जीवन और स्थितियों में सुधार होगा। अगला प्रश्न है मिशन अमृत सरोवर के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी के सही ऑप्शन हैं। अगस्त 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मिशन की प्रगति के विषय में जानकारी प्रदान की। इस मिशन के तहत अगस्त 2023 तक पहचाने गए 1,12,277 अमृत सरोवरों में से 81,425 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के तहत कई राज्यों ने प्रति जिले में 75 अमृत सरोवरों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। मिशन अमृत सरोवर मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी प्रदत्त अगस्त 2023 में जानकारी प्रदाता ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह मिशन शुरू किया गया था। 24 अप्रैल 2022 को भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मिशन का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण पुनरुद्धार करना। मिशन के कार्यान्वयन में सक्रिय योगदान है 8 केंद्रीय मंत्रालय विभागों का। आठ केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में शामिल हैं ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय। मिशन का तकनीकी भागीदार भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन बी भोपाल में। उन्नीस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 आयोजित हुआ 3 से 6 अगस्त 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से
उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसके साथ ही यहाँ लोक और जनजातीय कला महोत्सव उत्कर्ष का भी आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन डी, गांधीनगर, गुजरात में। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुई भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कब 1 से 2 अगस्त 2023 को, कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। मुख्य विषय था महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी, समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। उद्घाटन किया केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने। उद्देश्य G20 देशों में निजी क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर को लॉन्च किया। यह स्कैनर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन सी, वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगली पीढ़ी का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर शुभारंभ 1 अगस्त 2023 को। शुभांकरकर्ता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। शुभारंभ स्थल है इसका नई दिल्ली। विकसित वासलेस ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत। विशेषता है इसकी, यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी का MRI स्कैनर है। लागत प्रभावी, कम भार वाला, अत्यधिक तीव्र, अल्ट्राफास्ट, हाई फील्ड, 1.5 टेस्ला वाला। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? राइट ऑप्शन है ए, 55। ,508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कब? 6 अगस्त 2023 को। पुनर्विकास की लागत राशि है 24,470 करोड़ रुपए से अधिक। 508 स्टेशन विस्तारित हैं, जिसमें 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में। इन्हें पुनर्विकसित किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। प्रमुख राज्यों में पुनर्विकास किए जाने वाले स्टेशनों की संख्या है उत्तर प्रदेश 55, राजस्थान 55, बिहार 49, महाराष्ट्र 44, पश्चिम बंगाल 37, मध्य प्रदेश 34, असम 32, उड़ीसा 25, पंजाब 22, गुजरात 21, तेलंगाना 21, झारखंड 20, आंध्र प्रदेश 18, तमिलनाडु 18, हरियाणा 15 और कर्नाटक 13। चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है बी, ये सही नहीं है। सही ऑप्शन है 31 जुलाई 2023 को यह लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम में पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग तथा उनके प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है। अधिनियम में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाण पत्रों की सर्वकालिक वैधता हेतु अधिनियम में केवल 10 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर प्रतिबंध हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 4 अगस्त 2023 को, लोकसभा द्वारा पारित हुआ 31 जुलाई 2023 को, राज्यसभा द्वारा पारित हुआ 27 जुलाई 2023 को। अधिनियम के रूप में पारित 4 अगस्त 2023। संशोधन करता है चलचित्र सिनेमैटोग्राफी अधिनियम
1952 में। उद्देश्य है फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन की समस्या का समाधान प्रदान करने तथा इंटरनेट पर चोरी करके फिल्म की अनधिकृत प्रतियों के प्रसारण से होने वाली पायरेसी के खतरे को समाप्त करना। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वां राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक हुई। इस बैठक के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका राइट आंसर है डी। इन 6 परियोजनाओं में 3 पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से तथा 3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित हैं। ये कथन सही नहीं है। 53वां राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक आयोजित हुआ है 9 अगस्त 2023 को। आयोजन स्थल है नई दिल्ली। यह बैठक हुई प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत। बैठक की अध्यक्षता की लॉजिस्टिक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की विशेष सचिव सुमिता डावरा ने। इस बैठक में मूल्यांकन किया गया इन 6 परियोजनाओं का। इन 6 परियोजनाओं में शामिल हैं 3 रेल मंत्रालय की और 3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की। इन 6 परियोजनाओं की कुल लागत राशि है 28,875.16 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2023 को किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर है ए, असम में। अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ हुआ है 2 अगस्त 2023 को। शुभांकर करता है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। अन्य शुभांकर हैं लकड़ी आधारित उद्योग, WBI पंजीकरण वेब पोर्टल शुरुआत की अमृत वृक्ष आंदोलन के थीम गीत के साथ एक पहल का लक्ष्य है 17 सितंबर 2023 को एक दिन में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में कुल 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन व्यावसायिक रूप से व्यवहार पौधे लगाने का लक्ष्य। उद्देश्य है राज्य में हरित आवरण का विस्तार करना। अमृत वृक्ष आंदोलन पोर्टल ऐप पर पंजीकृत लोगों द्वारा पौधे लगाते हुए जियो टैग तस्वीर को ऐप पर अपलोड करने पर पात्र व्यक्ति के बैंक खाते में राज्य सरकार ने 100 रुपये की राशि जमा की है। यदि 17 सितंबर को लगाया गया पौधा 3 वर्ष तक सुरक्षित रहता है तो संबंधित व्यक्ति को राज्य सरकार अतिरिक्त 200 रुपये भी प्रदान करेगी। संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका बी विकल्प सही नहीं है। इस स्मारक में 15,000 गांवों एवं 200 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। ये सही नहीं है, गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा सागर मध्य प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित कब? 12 अगस्त 2023 को। आधारशिला रखी संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक की। इस स्मारक में उपयोग 20,000 से अधिक गांवों एवं 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग। स्मारक का निर्माण 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में। स्मारक की निर्माण लागत राशि 10 करोड़ रुपए से अधिक। इसमें बनाया जाएगा कला संग्रहालय और गैलरी। उनके जीवन दर्शन व शिक्षाओं को प्रदर्शित करने हेतु राष्ट्र को समर्पित किया कोटा बिना रेल मार्ग की दोहरीकरण वाली परियोजना। इस परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत राशि 2,475 करोड़ रुपए से अधिक है। यह रेल मार्ग गुजरता है राजस्थान के कोटा तथा 12 जिला तथा मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर एवं सागर जिले से होकर। आधारशिला रखी 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 सड़क परियोजनाओं की। 2 सड़क परियोजनाएं मोरी कोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क परियोजना
और हिनोतिया को मेहलुआ से जोड़ने वाली सड़क परियोजना। अगस्त 2023 में असम मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 4 नए जिलों और 81 उप जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। गठित किए जाने वाले 4 नए जिलों में विकल्प में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन डी, कार्बी आंगलोंग जिला शामिल नहीं है। असम में 4 नए और 81 उप जिलों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई 25 अगस्त 2023 को। मंजूरी प्रदाता असम मंत्रिमंडल। यह मंजूरी दी गई राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रिमंडल की 7वीं बैठक में। उद्देश्य प्रशासनिक दक्षताओं में सुधार करना। गठित किए जाने वाले 4 नए जिले होंगे होजाई, विश्वनाथ, तामोलपुर और बजाली। नए जिलों के निर्माण के बाद राज्यों में कुल जिले होंगे 35। ग्यारह अगस्त 2023 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वाल का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन सी, चरणजीत सिंह। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP वाल का शुभारंभ 11 अगस्त 2023 को। इसका शुभारंभ किया ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में ग्रामीण आजीविका के अपर सचिव चरणजीत सिंह ने। इसकी शुरुआत की गई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODP और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संयुक्त रूप से ODOP कार्यक्रम का उद्देश्य है देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर देश और विदेशियों को आत्मनिर्भर बनाना। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के अद्वितीय ब्रांड का चयन कर उसका उपचार किया जाएगा। ब्रांड में शामिल हथकरघा और हस्तशिल्प सहित विभिन्न उत्पाद। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। बाकी के सही ऑप्शन है। 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। यह परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया। मेरा गांव मेरी माटी परियोजना, इसका शुभारंभ 27 जुलाई 2023 को किया गया। शुभारंभकर्ता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। इसे शुरू किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन के अंतर्गत। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के समन्वय से। मुख्य उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गांवों का संस्कृति मानचित्रण करना। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। सही ऑप्शन है 21 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया गया। इस विधेयक में प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करने का प्रावधान है। राज्य में वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवाओं एवं एकल महिलाओं को प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन गारंटी प्रदान करने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित किया गया राजस्थान विधानसभा द्वारा कब? 21 जुलाई 2023 को। विधेयक में मुख्य प्रावधान है प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार गारंटी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवाओं एवं एकल महिलाओं को प्रतिमाह न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन गारंटी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रतिवर्ष स्वतः 15% की वृद्धि, जुलाई में 5% और जनवरी में 10% की दर से।
विशेष कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर है ए, नई दिल्ली में। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 आयोजित हुआ है। 29 से 30 जुलाई 2023 के मध्य कहाँ? भारत मंडपम प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत धनराशि की पहली किस्त जारी की। 6,207 स्कूलों को पहली किस्त मिली, जिसकी कुल धनराशि 630 करोड़ रुपए थी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह 13 से 14 जुलाई 2023 के मध्य फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रहे। दूसरा कथन है उसकी यह यात्रा भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 20वां वर्षगांठ के अवसर पर हुई। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है, केवल एक और तीसरा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा प्रमुख तथ्य। कब? 13 से 14 जुलाई 2023 को। किसके निमंत्रण पर? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर। किस अवसर पर? भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर। प्रधानमंत्री की यह छठी फ्रांस यात्रा थी। विशेष तथ्य। वर्ष 1998 में भारत और फ्रांस ने अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत कर उसे रणनीतिक भागीदारी का दर्जा प्रदान किया। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी। 13 जुलाई 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री एवं फ्रांस की प्रधानमंत्री के मध्य द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मुलाकात की फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्सर और फ्रांस की प्रसिद्ध योग शिक्षिका चार्लोट चोपिन। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेरिस स्थित एलिसी पैलेस में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बैलिस्टिक दिवस के अवसर पर पेरिस में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष 14 जुलाई को बैलिस्टिक पर हुए हमले की वर्षगांठ को ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? राइट ऑप्शन है बी, भारत में। दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल स्थापित करने हेतु समझौता। इस संबंध में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 26 जुलाई 2023 को। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया IUCN SSC और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ने। यह केंद्र स्थापित किया जाएगा भारत में। यह केंद्र होगा विश्व का 10वां और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का संबंध शिक्षा से है। दूसरा कथन है, इस योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर किया गया। तीसरा ऑप्शन है, उल्लास का पूरा नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी है। और चौथा ऑप्शन है, एप्लीकेशन का नाम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। तो कौन सा विकल्प, कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी कथन इसके सत्य हैं। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के दौरान भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आरंभ इस योजना का उद्देश्य एक व्यापक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर भारत में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाना है। उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, उल्लास का पूर्ण रूप है अंडरस्टैंडिंग लाइफलाइन लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। स्लोगन है जन जन साक्षर। बुनियादी साक्षरता तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। उल्लास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया। विद्यार्थियों को अलग अलग शैक्षिक संसाधनों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है? राइट ऑप्शन है सी, न्यायमूर्ति जी रोहिणी। अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु गठित आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई कब? 31 जुलाई 2023 को किसे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इस आयोग के अध्यक्ष हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी। आयोग को सौंपी गई जिम्मेदारियां हैं अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना, उनमें किसी तरह के दोहराव, अनियमितता और अन्य किस्म की गलतियों में आवश्यक सुधार की सिफारिश करना। आयोग को इस बात की भी जांच करनी थी कि अन्य पिछड़े वर्गों में आरक्षण के लाभों का किस सीमा तक समान आधार पर वितरण हो रहा है। इसके अतिरिक्त आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के उप वर्गीकरण के लिए नियम प्रक्रिया और मानदंड तैयार करने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीकर राजस्थान में शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन बी, उन्होंने सफ़र के साथ लोपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया एस लॉन्च की। यह सही नहीं है। सही ऑप्शन है, प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीकर राजस्थान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित कब? 27 जुलाई 2023 को। समर्पित 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र 1.25 लाख से अधिक किसान समृद्धि केंद्र। लॉन्च, सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड। शुरुआत की डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC पर 1600 किसान उत्पादक संगठन को जोड़ने की। जारी 8.5 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की
14वीं किस्त। उद्घाटन 5 नए मेडिकल कॉलेज और 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का। उद्घाटित 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हैं चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीनगर में। शिलान्यास 7 मेडिकल कॉलेजों का, 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में। अगला प्रश्न है 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित किस रेलवे स्टेशन पर के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई है? राइट ऑप्शन है डी, बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन। बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन। बालासोर जिले में भीषण रेल दुर्घटना हुई 2 जून 2023 को। दुर्घटना स्थल बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास। दुर्घटना का कारण यह रेल दुर्घटना ट्रेन नंबर 12,864 हावड़ा SMVT सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा चेन्नई और एक मालगाड़ी के टकरा जाने के कारण हुई। बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन खड़गपुर पुरी लाइन पर रेलवे का एक स्टेशन जो उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित है। इस हादसे में 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्री द्वारा इस हादसे के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में आई गड़बड़ी को जिम्मेदार बताया है। अगला प्रश्न है हाल ही में 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? बी, मुंबई में। 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 आयोजित हुआ है। कब? 2 से 8 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक। ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसे हटा दिए। यहाँ पे आप ये याद रखना कहाँ हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इस कार्यक्रम में झारखंड राज्य के गुमला, खूंटी, लातेहार और सरायकेला खरसावां जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और तेलंगाना राज्य के भद्रदारी जिले तथा बिहार राज्य जमुई लखीसराय जैसे आदिवासी जिलों से आए लगभग 220 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उद्देश्य आदिवासी युवाओं के बीच जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति का 76वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति का 76वां सत्र का आयोजन हुआ है 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के मध्य। कहाँ? नई दिल्ली में। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने इस सत्र में वर्चुअली भाग लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया को सर्वसम्मति से इस सत्र का अध्यक्ष चुना गया। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।